हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। अभी तक ईवीएस कंटेंट के 12 पार्ट हो चुके हैं। आज 13th पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट भी होगा। तो शुरू करते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे पहले भूकंप के बारे में कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि भूकंप के दौरान क्या क्या करना चाहिए, कब भूकंप आया था। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले याद रखना है कि गुजरात में 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन 2001 में कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। गुजरात का जो कच्छ एरिया है उसमें भूकंप आया था। अगर भूकंप कहीं आता है, अर्थक्वेक आता है, तो क्या करना चाहिए कि हमें उस दौरान घर को छोड़ देना चाहिए। यानी पॉसिबल हो, अगर संभव हो तो घर को छोड़ देना चाहिए। अगर और एक खुले स्थान पर यानी ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ पर कहीं बिल्डिंग्स वगैरह ना हो या कुछ चीज़ बने ना हो, ताकि आप सेफ रहें। अगर पॉसिबल नहीं है घर को छोड़ना तो घर के अंदर ही, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर के अंदर ही अगर कोई बहुत मजबूत चीज़ है उसके नीचे या फिर आपके जो दीवारों के कॉर्नर हैं वहाँ पर आपको खड़े होना चाहिए। और बहुत मजबूत चीज़ है उसके नीचे आपको उसको कस के पकड़ के, जैसे मजबूत चीज़ जैसे टेबल वगैरह होती है जो काफ़ी, ऐसे नहीं कि शीशे वगैरह की बनी हो वो मजबूत नहीं होगी, जैसे लकड़ी वगैरह की होगी जो वो मजबूत होगी, तो उसके नीचे लेट जाना चाहिए और उसको कसकर पकड़ लेना चाहिए। कसकर नहीं पकड़ेंगे तो हो सकता है वो भूकंप जब अर्थक्वेक आए तो वो फिसल के कहीं दूर चली जाए और आप बिल्कुल छत के नीचे ही ऐसे ही खुले में लेटे होंगे, तो उसको कस के पकड़ना चाहिए ताकि वो फिसल ना पाए। और भूकंप के रुकने का इंतजार करना चाहिए, नहीं कि भूकंप आ ही रहा है उसी दौरान आप मेज के नीचे उठे और कहीं चले गए, तो इस तरीके से नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। कौन है? पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये आपका क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बच्चों के लिए यानी छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल कहानियाँ लिखा करते थे और वो अपनी कहानियों में एक जो इमेजिनरी कैरेक्टर का यूज़ किया करते हैं, यानी काल्पनिक चरित्र का यूज़ करते थे, जिसको वो नाम रखे थे मियाँ बलिस्ते। मतलब काल्पनिक यहाँ पर कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे आपने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी होगी, चाचा चौधरी, पिंकी वगैरह, तो एक करेक्टर होता है जिसको देखकर हम तुरंत पहचान जाते हैं कि अच्छा ये चाचा चौधरी है या फिर ये साबू है या फिर पिंकी का है। तो इस तरीके से हम उस करेक्टर को समझ जाते। तो वो जो अपनी कहानियों में एक करेक्टर को रखते थे तो उसको वो नाम रखे थे मियाँ बलिस्ते। तो आगे देखते हैं। मियाँ बलिस्ते एक तरीके के जो बहुत डॉर्फ यानी नाटे, जो आपके स्क्रीन पे एक मैंने पिक्चर लगाई हुई है वो मियाँ बलिस्ते की है, उसको अच्छे से देख लेंगे। इस तरीके से कुछ कैरेक्टर उन्होंने रखा हुआ था जिसकी लंबी दाढ़ी थी, बहुत नाटा सा यानी डॉर्फ था और एज भी काफ़ी थी। तो इस तरीके से वो कैरेक्टर रखा हुआ था जो हमेशा अपनी कहानियों पर यूज़ करते थे। अब यहाँ पर वो मियाँ बलिस्ते की एक बहुत अच्छी स्टोरी भी वहाँ पर बताई गई है, जो कि आपके ये जो पॉइंट्स आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहे होंगे कि जैसे लिखा हुआ है सांस गर्म होती है, शीशा ठंडा होता है, तो क्या होता है। ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक कहानी भी लिखी होगी। एक बार क्या हुआ था कि मियाँ बलिस्ते जंगल में थे, उसी दौरान ठंडियों का सीजन था, तो वहाँ पर एक लकड़हारा गया था, जो लकड़ी काटता है वो गया था। तो ठंडी का सीजन में क्या होता है, जब आपके हाथ ठंडे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों को रब करते हैं या फिर उसको मलते हैं, जिससे क्या होता है कि गर्म हो जाते हैं। जैसे एग्जाम वगैरह होता है तो हम पहले थोड़ी देर तक अपने हाथों को रगड़ते रहते हैं ताकि वो गर्म हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए और हम अच्छे से लिख पाएँ। तो वहाँ पर वो लकड़ी काटने से पहले उसने क्या किया कि अपने हाथों को अच्छे से रगड़ रहा था। मियाँ बलिस्ते ये सब कुछ देख रहा था, तो वो धीरे धीरे गए और उससे पूछा, जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ ताकि मैं लकड़ी अच्छे से काट पाऊँ। थोड़ी देर के बाद वो लकड़हारे को जो भूख लगी तो वो क्या किया, वहाँ पर आग जलाया जंगल में और उसमें आलू को भूनने लगा। आलू भूनने के बाद जब वो खाना शुरू किया तो आलू गर्म थी, तो वो क्या किया, उसने उसको फूंक फूंक कर खाने लगा। यानी गर्म थी तो उसको फूंक रहा था। वैसे ही मियाँ बलिस्ते ने देखा कि अरे ये तो आलू गर्म है और इसको दोबारा से ये फिर से फूक रहा है तो आलू और गर्म हो जाती है, हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला था कि मैं हाथों को इसलिए रगड़ फूक मार रहा हूँ ताकि वो मेरे हाथ गर्म हो जाए। मैं हाथों को रगड़ रहा हूँ, फूंक मार रहा हूँ इसलिए ताकि वो गर्म हो जाए, और ये आलू तो ऑलरेडी गर्म है और अगर ये फूंक मारेगा तो फिर से ये गर्म हो जाएगी। तो वो कहे कि ये पागल तो नहीं है कोई। तो वो धीरे धीरे करके वो हिम्मत करके उसके पास दोबारा से पूछा और उसने बोला, माफ़ करिएगा लेकिन आपने बोला था कि अभी मैं अपने हाथों को इसलिए फूंक रहा हूँ, इसलिए रगड़ रहा हूँ ताकि मेरे हाथ गर्म हो जाए। अब ये
क्या कर रहे हो, आलू को क्यों फूंक रहे हो? तो उसने बोला अब मैं आलू को फूंक रहा हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। तो उसने बोला ये मन में सोचने लगा कि अजीब भला है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है कि पहले उस फूंक मार कर गर्म करता है, फिर उसी को फूंक मार के वो ठंडा भी करता है। तो इस तरीके से डरते डरते मियाँ बलिस्ते दबे पाँव पीछे चले जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी लिखी हुई है एनसीईआरटी में। तो वहाँ पर याद रखना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे और वो जो इमेजिनरी कैरेक्टर का यूज़ करते थे उसका नाम था मियाँ बलिस्ते। ठीक है। और देखिए अब ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ठंडे और गर्म का कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरीके से हम छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता होता है कि शीशे में वो बूंदे क्यों पड़ जाती हैं, तो इस तरीके से उनको बताना होता है कि सांस जो हमारी होती है वो बहुत गर्म होती है, मतलब गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। तो जब हम अपनी गर्म सांस को उस ठंडे शीशे पर भाप छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, यानी बूंदों में बदल जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसमें, इसलिए वो धुंधला दिखाई पड़ता है, यानी थोड़ा सा हेज हो जाती है, नमी हो जाती है उसमें, इसलिए वो धुंधला दिखता है। इस तरीके से आपको बच्चों को वाष्पीकरण के बारे में बताना होता है। ठीक है, कि ठंडा और गर्म मिलने से वाष्प में चेंज हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये अच्छे से टॉपिक हम करेंगे वाष्पीकरण का नेक्स्ट, जब कोई टॉपिक होगा इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपकी पेडागोजी में आती है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के मित्र का नाम महादेव भाई देसाई था। ये महादेव भाई देसाई नाम था, याद रखना है आपको, क्योंकि ये सफाई से रिलेटेड एक टॉपिक है। वहाँ पर वो दोनों मिलकर गांधी जी और महादेव भाई देसाई वो लोग सफाई करते हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से पहले जो हमारे यहाँ मेहतर लोग थे उनको नीच जाति का मानते थे, उनको छूते नहीं थे, जबकि वो सफाई का काम करते थे और लोग गंदा करते थे। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में। वहीं पर महाराष्ट्र में वर्धा की बात है ये, तो वर्धा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इस चीज़ को याद रखना है कि वर्धा कहाँ पर, ये सारे प्लेस नाम जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वर्धा महाराष्ट्र में है, वहीं गोरेगांव कहाँ है, वो भी महाराष्ट्र में है आज़ादी के बाद। अब यहाँ पर वो टॉपिक है जो आपका छुआछूत से रिलेटेड दिखाया गया है कि किस तरीके से समाज में कुछ लोगों को लोग निम्न श्रेणी का समझकर उनको छूते नहीं हैं, जबकि वो काम अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से दिखाया गया है। तो वहीं आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो के फादर जो हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बचपन की वो स्टोरी लिखी हुई है कि जब भीमराव अम्बेडकर 7 साल के थे तो वो एक जगह पर देखा उन्होंने कि एक कोई व्यक्ति है तो वो जो एक जानवर की खाल निकाल रहा है, यानी बाल काट रहा है उसके। तो उसी तरीके से उसने बोला कि मेरे बाल भी काट दो। तो उसने कहा तुम्हारे बाल काट के तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि क्या यार, जो ये जानवरों के बाल काटने से और मनुष्य के काटने में ये कितना डिफरेंस है, क्यों इतना मैं हे दृष्टि से देखा जा रहा हूँ। तो इस तरीके से बचपन से उनके साथ कोई ना कोई घटना मतलब होती रहती थी। आप लोगों को पता है कि किस तरीके से छुआछूत था हमारे पहले के समाज में। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ बना दिए गए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स उनके बारे में लिखे गए हैं। तो ये फिर इसके बाद ये अगला पॉइंट यही बताया जा रहा है कि बाबा साहब जब बड़े हो गए थे, बाबा साहब का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उनकी अगुवाई में उनकी लीडरशिप में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिखा गया। यानी बड़े होकर वो जब वकील बने, बैरिस्टर बने, तब उन्होंने पूरे भारत देश का संविधान ही लिख दिया और उसमें फिर ये छुआछूत के बारे में या फिर जो भी है वो चीज़ों को वहाँ पर लिखा गया है। आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बना हुआ था, याद रखना है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को तो बना था, लेकिन लागू कब हुआ था ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। याद रखना है कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसको 2 महीने के बाद इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 1930 में कराची अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने वो उस टाइम पे स्वतंत्रता दिवस मना लिया था कि आज से हम स्वतंत्र हैं और हमारा जो 26 जनवरी होगा वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 1930 की बात है। लेकिन हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ 1947 15 अगस्त को हुआ था, इसलिए अब डेट तो वो फिक्स नहीं हुई क्योंकि 15 अगस्त हो गई डेट। तो वो दिन को याद रखने के लिए हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी ने 2 महीने रोक कर फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये कुछ ऐसी बातें हैं आपको याद रखना है। वैसे तो जो पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं उन्हीं को याद रखना है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए आप लोग।
और इसको पॉइंट्स में जो कुछ हो सकता है मैं पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता देती हूँ, उनको भी आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। एनबीए का फुल फॉर्म होता है नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो कि मुंबई में, इसमें वही दिखा रहे हैं कि लड़कियों को पहले खेलने का अलाउड नहीं था, फिर कुछ लड़कियाँ 2-3 लड़कियाँ थी जिनके मामा ने उनको सपोर्ट किया और वो बास्केटबॉल चैम्पियन बनी। फिर एक बच्चू खान है जो कि मुंबई में उन्होंने एक ये बच्चू खान नाम का स्टेडियम भी बना रखा है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर एनबीए क्या होता है, वो बास्केटबॉल एसोसिएशन है कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बीजों को किस तरीके से, यानी बीजों का जो फल होते हैं वो क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं, तो दूसरे सीजन में जब हमें बोने की आवश्यकता होती है तो वो बीज खराब हो सकते हैं, उसमें कीड़ा लग सकता है। तो उन बीजों को संरक्षित करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखते हैं ताकि वो पूरे साल भर चलता रहे। वानगाम जो है वो भी गुजरात में है, ये भी याद रखना है, सारे प्लेस के नाम याद रखने हैं आप लोगों को। अब अगला पॉइंट क्या है कि ऊंधियों के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊंधियों। ऊंधियों क्या होता है, ऊंधियों एक प्रकार की डिश होती है, यानी स्ट्यू होता है, यानी एक तरीके का शोरबा मान लीजिए, एक तरीके का जैसे कि आप लोग वो सूप पीते हैं ना, सूप मान लीजिए कि ऐसा ऊंधियों एक डिश होता है जो कि गुजरात में बनाया जाता है। ये बनाने का कुछ अलग ही तरीका है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, खेत में ताज़ी सब्जियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ताज़े मसालों का यूज़ किया जाता है और एक मिट्टी के बर्तन में यानी मटके में इसको सारी सब्जियों को भरा जाता है, ताज़ा मसाले को इसमें डाला जाता है, फिर उसको किसी आटे वगैरह से या उसको सील बंद कर दिया जाता है और कोयले के अंगारों में यानी आग में उसको उल्टा करके रखा जाता है। धीरे धीरे कर वो धीरे धीरे जो आँच होगी या गर्मी से वो क्या होता है कि सारी सब्जियां अच्छे से पक जाती हैं। फिर लोग उसको मक्के की रोटी से या फिर चने, छाछ इस तरीके की चीज़ों को मिलाकर खाते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को कि ऊंधियो एक तरीके के खाने का व्यंजन होता है जो कि गुजरात में सर्दियों के मौसम में खेतों पर बनाया जाता है। और ऊंधियों का मतलब, ये ऊंधियों क्यों रखा गया है इसका नाम, इस खाने का जो सामान है उसका ऊंधियों क्यों रखा गया है, क्योंकि गुजराती में ऊंधियों का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उल्टा, इसलिए। और ये मटके को उल्टा करके रखा गया था पकाने के लिए, इसलिए इस डिश को ऊंधियों ही कहा जाता है। क्रोटोन एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्तियां कैसी होती हैं, रंगीन होती हैं। क्रोटन की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर तक बहुत डीप में नहीं जाती हैं, इसलिए उसको पेड़ों जो खेत होते हैं उसके आसपास हमें मतलब जो किसान होते हैं वो लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको फसल में कब पानी देना है, कब नहीं देना है, कब नमी चली गई, तो इस चीज़ को पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, यानी यहाँ बताया गया है कि क्रोटोन का जो पौधा होता है वो किसानों को एक सिग्नल देता है, मतलब एक सिंबल देता है कि आपको यहाँ खेत में पानी लगाने की आवश्यकता हो गई है। वो कैसे, क्योंकि जो क्रोटोन की जड़ें होती हैं वो ज़्यादा डीप में नहीं जाती हैं, तो जैसे ही पानी की मात्रा ख़त्म होती है तो उसकी पत्तियां जो होती हैं वो लिम्प हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, यानी सूख जाती हैं, मुरझा जाती है, जिससे किसान को पता चल जाता है कि अच्छा मिट्टी में नमी ख़त्म हो रही है तो अब हमें पानी देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्रोटोन एक ऐसा पौधा है जो कि संकेत करता है, यानी बताता है, एक सिग्नल देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केचुआ। हमने पहले कभी पढ़ा था कि सांप जो होते हैं वो किसान के अच्छे मित्र होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, केचुए जो है किसान के मित्र होते हैं, यानी ये भी है। और ये मिट्टी के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ज़मीन में क्या करते हैं, होल बनाते रहते हैं, छेद बनाते रहते हैं, उसको डिग करते रहते हैं, जिससे ज़मीन जो होती है वो खोखली हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन और जो हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, नमी होती है, वो आसानी से मिल जाती है, जिससे जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है। केचुओं के जो मल से भी क्या होता है कि उपजाऊ होती है ज़मीन। तो इस तरह जंगल बचाओ, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जंगल बचाओ आंदोलन। ये जो जंगल बचाओ आंदोलन है वो झारखंड के जंगलों के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर एक मूवमेंट हुआ था, झारखंड के लोगों ने, आदिवासियों ने एक मूवमेंट किया था, तो उसे कहा गया है जंगल बचाओ आंदोलन। अब बताया जा रहा है कि जो झारखंड के आदिवासी हैं उनको क्या बोलते हैं, वो क्या कौन सी भाषा बोलते हैं, कुडुख भाषा बोलते हैं। ये याद रखना है कि झारखंड के जो आदिवासी होते हैं वो कुडुख भाषा को बोलते हैं। कुडुख भाषा का
कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। ठीक है, ये तोरंग लिखा हुआ है, इसको याद रखना है। तोरांग है वो लिखने में नहीं आ रहा था, इसलिए तोरंग लिखा होता है। तो थोड़ा बहुत ये जो मात्राएं हैं वो अपने हिसाब से समझ लिया करिए। ये जंगल को क्या बोलते हैं? तोरंग। वैसे भी वहाँ पर एग्जाम में लिखना तो है नहीं, सिर्फ ऑप्शन ही मिलेंगे। तोरांग है, तोरंग, जो भी लिखा होगा वो आपको करना है। तो किस भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं? कुडुख भाषा में। कुडुख भाषा कौन बोलता है? झारखंड के रहने वाले आदिवासी। बिशनपुर भी झारखंड में ही है। इसके बाद जब उन्होंने मूवमेंट किया था तो 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम यानी एक एक्ट बनाया था। जैसे अभी CAA चल रहा था तो एक एक्ट बना था ना, CAB होता था पहले, फिर एक्ट बना उसमें। तो उसी तरीके से जब उन्होंने मूवमेंट किया तो एक एक्ट बना 2007 में। कब बना था? 2007 में। 2007 में जो ये अधिनियम बना था, जो ये कानून बना था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो 25 सालों से जो भी आदिवासी, जो भी लोग जंगल में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे होंगे तो आदिवासी ही होंगे, तो जो जंगल में रह रहे हैं उनका जंगल की चीज़ों पर, वहाँ पर जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका उनमें हक होगा, उनका उसमें हक होगा। और लेकिन इसका मतलब नहीं है कि और उनको हटाना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए लोग जंगलों को काट देते हैं, तो वो जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, उनका जीवन मतलब कठिनाई भरा हो जाता है, फिर उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो उनको जंगल से हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर अधिकार है। दूसरी बात ये है कि अधिकार तो हो गया कि भाई जंगल की चीज़ों पे तुम्हारा अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जंगल को खराब ही कर दो। वहाँ पर आपको जो उनकी ग्राम सभा होगी, जो उनकी पंचायत होती है, जो ग्राम सभा होती है, उनका काम होगा कि वो जंगलों को प्रोटेक्ट करने का भी काम होगा, यानी उसको डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि बर्बादी करते चले जाओ सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमेशा ये जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आता है कि झूम की खेती क्या होती है, कहाँ पर होती है। तो झूम की खेती एक बहुत ही रोचक तरीके की खेती होती है। जैसा आपके आसपास खेती होती है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है। ये इसमें क्या होता है कि जो जंगलों में होती है, जंगलों में होने की वजह से जो वहाँ पर पेड़ पौधे, जो खरपतवार उगते हैं, तो उनको काटा नहीं जाता है। ये याद रखना है, उनको काटा नहीं जाता है, उनको जलाया जाता है। ठीक है, सॉरी, उनको काटा जाता है और जलाया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? उनको जला दिया जाता है, और वो जो जलने के बाद राख होगी वो उसको फर्टिलाइज कर देती है। फर्टिलाइज करने के बाद कुछ एक फसल उगाने के बाद उसको कई सालों के लिए छोड़ देते हैं। ये कुछ पॉइंट्स याद रखना है। इसको आप जब कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे, यानी 1 पॉइंट करके कि झूम की खेती बहुत रोचक होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं। तो तीसरा लिखना है उसमें खेती नहीं करते हैं, मतलब वह जगह जो बांस या जंगल को, इस तरीके से पॉइंट भी लिखेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। यहाँ पर ज़्यादा जगह लगती है तो इसलिए मैंने पैराग्राफ में लिख दिया करती हूँ। कोई भी चीज़ आप उसको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखेंगे कॉपी में। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को फिर क्या करेंगे कि बहुत टाइम तक के लिए उसको छोड़ देंगे ताकि वो फिर से फर्टिलाइज हो जाए। दूसरी बात है कि एक ही वहाँ पर जो खेत होता है उसमें डिफरेंट तरीके की जो फसल होती है वो उगाई जाती है, जैसे कि मकई, सब्जी, है ना, जैसे कि मकई हो गई, सब्जी हो गई, मिर्च, चावल। जैसे यहाँ दूसरी जगह पर क्या होता है ना, जो नॉर्मल खेती होती है उसमें एक खेत पर एक ही फसल उगाई जाती है, लेकिन वहाँ पर तो एक ही फसल, एक ही खेत होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा उसको पार्टीशन करके मिर्च, सब्जियाँ, मकई अपनी यूज़ के लिए सारी चीज़ें वो लोग उगा लेते हैं। दूसरी बात है कि याद रखना कि इन पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, हमेशा काटते हैं और गिरा देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, और वो राख जो होगी वो क्या करेगी? खाद का काम करेगी, यानी उसको उर्वरक के रूप में काम होगा। दूसरी बात है, मिजोरम की पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार की पंचायत, यानी मिजोरम वहीं पर है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है भारत के, तो वहाँ पर मिजोरम की पहाड़ियों में एक मीटिंग हो रही है, एक पंचायत हो रही है, बुलाई गई है, उसकी बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में क्या होगा कि लॉटरी खेली जाएगी। लॉटरी जानते हैं कि भाग्य का खेल होता है, और वो भाग्य का खेल क्या है कि इसमें डिसाइड किया जाएगा कि किस फैमिली को कितनी ज़मीन इस बार मिलनी है। यानी कि वो जो जंगल होता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्सन का अधिकार होगा, या कुछ जैसे हमारे यहाँ फिक्स होता है कि भाई ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है और ये मेरा खेत है, तो इस तरीके से वहाँ नहीं होता। वहाँ क्या होता है, पूरे जंगल पर पूरे गांव का अधिकार होता है, पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। अब जब पूरे का होगा तो लोग लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए क्या किया जाता है कि उनको यूज़ करने के लिए एक लॉटरी खेली जाती है, उसमें पता कर लिया जाता है कि किसको कितने भाग में उसे जगह मिलनी है। ठीक है,
पर्चियाँ निकाली जाती है उसमें। और जब पर्चियाँ निकालते हैं तो किसी को 1 टिन ज़मीन मिलती, किसी को 2 टिन मिली, किसी के 3। अभी टीन क्या है? टीन मतलब क्या होता है कि जैसे किसी के भाग्य में आ गया कि 1 टिन ज़मीन मिली, दूसरे को 4 टिन मिली, किसी को 5 टिन मिली। तो इसका मतलब होता है कि जो टीन जानते हैं जिसमें बीज वगैरह रखते, मतलब कि जिसमें ऑयल आता है, आप टीन जानते हैं, टीन कनस्तर। उसमें क्या होता है कि जितना 1 टिन में बीज बोने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, ऐसा तो होता नहीं कि एक ही जगह पर बहुत सारे बीज डाल दें या फिर बहुत कम डालें, नहीं, एक एवरेज होता है खेती करने के लिए कि इतनी जगह पर इतने बीज ही डाले जाएंगे तभी अच्छी खेती होती है। तो 1 टिन ज़मीन उसको बोलते हैं जिसमें 1 टिन बीज बोने के लिए जितनी जगह चाहिए उसे 1 टिन बोलेंगे। 2 टिन बीज डालने के लिए जितनी जगह की आवश्यकता होगी उसे 2 टिन कहेंगे। इस तरीके से वहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर खेती में क्या बोलते हैं कि बीघा बोलते हैं ना, बिस्वा, बीघा, इस तरीके से 1 बीघा कितने 20 बिस्वा के बराबर होता है। दूसरी बात है याद रखना है कि चेराव नृत्य भी कहाँ होता है। चेराव जो नृत्य है वो मिजोरम की पहाड़ियों पे ही हो रहा है। ये भी पॉइंट आएगा कि चेराव डांस कहाँ होता है, मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में। तो मिजोरम का डांस है चेराव डांस, ठीक है। इसमें क्या होता है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर 2 लोग जोड़े में बैठते हैं, फिर उनको ज़मीन पर पटकते हैं, उन बांस की डंडियों को पटकते हैं, फिर धुन में जब ढोल बजते हैं तो उसकी धुन में, उसकी बीट में वो लोग डांस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिजोरम में जितने लोग रहते हैं उनमें से 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा उनका ऑक्यूपेशन जो है, जो उनका व्यवसाय है वो जंगलों से ही, यानी वहाँ जो पैदावार होगी, जड़ी बूटियाँ, जो भी चीज़ें हैं, खेती करना, वो सारी चीज़ें जंगलों पर ही वो डिपेंड है। कितने 3/4 यानी 2/3 जो पर्सन है वहाँ के वो जंगलों से ही है। दूसरी झूम की खेती कहाँ पर होती है? झूम की खेती जो है वो उत्तर पूर्वी भागों की पहाड़ी क्षेत्रों में और मिजोरम राज्य में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि उत्तर पूर्वी जो आपका 7 सिस्टर्स के बारे में जानते होंगे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इस तरीके की जगहों पर, और मिजोरम की पहाड़ियों पर होती है। दूसरा है ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल। ये भी आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ग्रेगर मेंडल जो कि आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन किया था, वो उनको बताया जा रहा है कि ग्रेगर मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, याद रखना ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के में 1822 में एक निर्धन गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका भी जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, याद रखना उनको पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता, वो खुरापाती दिमाग इधर उधर लगता रहता है, तभी जाकर वो कुछ ना कुछ डेवलप कर लेते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर लेते हैं। तो इनका भी कुछ पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था, तो ये मठ में जो बौद्ध मठ जानते हैं ना, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर थे, पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी ये हमेशा फेल होते रहते थे, इनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। ये वहाँ का जो एक बगीचा था, तो वहाँ के बगीचे के 28,000 पौधों में, जिसमें 28,000 पौधों में लगभग 7 सालों तक इन्होंने उस पर रिसर्च किया था और बहुत सारे प्रयोग किए थे। और फिर क्या इनका जो एक रिजल्ट निकल गया, इन्होंने बताया कि जो मटर का पौधा होता है, कौन से पर, ये भी याद रखना कि किस पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया था, तो वो है मटर का पौधा, ठीक है। और इन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो मटर का पौधा है उसमें कुछ ट्रेड्स पाए जाते हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं जो कि जोड़े में होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। यदि पत्तियां या तो हरी हो सकती हैं या तो पीली हो सकती हैं, या तो यह हरी पीली पत्तियां हो सकती हैं, या तो बीज क्या होगा, चिकना होगा, या तो खुरदुरा होगा, या तो पौधे का जो तना होगा वो लंबा हो सकता है या तो नाटा हो सकता है, इसके बीच में नहीं हो सकता है। यानी कि हरी और पीली के बीच में ये नहीं कि लाल पत्तियां हो जाएं, अगर हरी और पीली पत्तियां तो वो हरी या पीली में ही ट्रेंड होगा। तो इस तरीके जैसे माँ बाप के में ही आनुवंशिकता देखते हैं कि जैसे माँ और बाप होंगे वैसे ही आपका आगे चल के वंश होता है, तो इस तरीके से वो पौधों का उन्होंने ट्रेड्स, लेकिन तब इनके जो रिसर्च आया था उसको किसी ने ध्यान नहीं था। बहुत सालों बाद लोगों ने देखा कि ये तो ग्रेगर मेंडल ने पहले ही बता दिया था कि इस तरीके से होगा। तो याद रखना है कि ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रिया के थे, 1822 में उनका जन्म हुआ था, एक निर्धन परिवार में हुआ था, और उन्होंने मठ के बगीचे के 28,000 पौधों पर 7 साल तक उन्होंने उसमें रिसर्च किया था और बताया था कि 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, बीच में कुछ भी नहीं होगा, या तो पत्तियां हरी या पीली हो सकती हैं, बीज खुरदुरा या चिकना हो सकता है, पौधा की लंबाई या तो ज़्यादा हो सकती है तो कम हो सकती है, बीज का कुछ भी मैटर नहीं होगा।
अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है मुकादम के बारे में। मुकादम एक तरीके के एजेंट होता है, एक दलाल होता है, जो कि शुगर फैक्ट्री में, शुगर केन फैक्ट्री जो होती है जहाँ पर शुगर बनती है वहाँ पर वो काम करता है। वो उसका काम क्या होता है कि लोग जो कर्जा लेते हैं, जैसे गरीब लोग होते हैं ना, कर्जा ले लेते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो हिसाब रखता है कि किस परिवार ने कितना कर्जा लिया था और इसके बाद उनसे वसूल भी करता है। अगर वो वसूल करने के लायक नहीं होते कि जैसे हम आपका पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास कोई काम नहीं, तो वो क्या करता है उस गन्ने की फैक्ट्री में उनको सॉरी खेतों में काम भी दिलवाता है, यानी कि काम कर लो और इसी से पैसे आपके कटते जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही याद रखना है आपको, जैसे कि पुरानी मूवी अगर देखा हो मदर इंडिया, तो कुछ मुनीम टाइप के होते थे जो एक कॉपी लेके आपका लेखा जोखा रखते थे कि किसने कितना लिया है, अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप ये काम करो, इसको करके चुकाना है, इस तरीके से मुकादम। तो याद रखना है मुकादम कहाँ पर दलाल था या एजेंट था, शुगर के कारखाने में, यानी शुगर मिल में, ठीक है। और ये क्या करता था, लोगों को पैसे का उधार देता था, उनको काम भी दिलवाता था। गुड़ और पूरन पोली जो है वो चने की दाल की मीठी रोटियां होती, ये बंजारे लोग हैं वो बता रहे हैं, तो इस तरीके से पॉइंट याद रखना है इन लोगों को। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे झूम की खेती था, मुकादम था, ये सारे एक एक पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है या फिर आपको वीडियोज़ को बार बार रिपीट करके देखते रहना है, ठीक है। ये आपका जो कंटेंट का जो लास्ट पार्ट था, आपका जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसका सारा कंटेंट खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अब जो हम आगे जो वीडियोस बनाएंगे या जो भी आपका सिलेबस है, वो जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है कि मैप बेस्ड होते हैं कि कौन से एरिया कहाँ पर है, किस तरीके से उनको सॉल्व करना होता है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें गांधी धाम से वो रेलगाड़ी वाले हैं, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो कि पैडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो वो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से इसको ध्यान देते रहिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।